बच्चों, अगर आप भी टीजीटी साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल पर टीजीटी साइंस की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। सबसे पहले बच्चों हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। टीजीटी साइंस का सिलेबस में रसायन विज्ञान, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे रसायन विज्ञान का टॉपिक। और रसायन विज्ञान में जितने भी टॉपिक हैं सबको धीरे धीरे करके एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले हेडिंग है द्रव्य प्रकृति, इसका व्यवहार, द्रव्य के प्रकार, तत्व एवं उनका वर्गीकरण। इसमें कुछ धातु भी हैं और उसके यौगिक, उनके मिश्रण भी हैं। उसके बाद रासायनिक संयोग के नियम हैं, पदार्थ की संरचना, परमाणु संरचना, प्रकीर्णन प्रयोग, डीब्रोग डी समीकरण, यानी धीरे धीरे सारा सिलेबस आपको हम कवर करा देंगे। अगर आपको संपूर्ण तैयारी टीजीटी विज्ञान की करनी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आओ चलो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पढ़ाएंगे बच्चों आपको द्रव्य होता क्या है। सबसे पहले हेडिंग है बच्चों द्रव्य होता क्या है। द्रव्य कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे पेन है मेरे हाथ में, ये भी द्रव्य है। तो मतलब क्या हुआ कि द्रव्य वह वस्तु या पदार्थ होता है जो आयतन घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान से मतलब है बच्चों वजन, वेट। यानी कि जैसे ये पेन है बच्चों हमारे हाथ में, पेन रखा हमने, देखो ये इसका स्थान घेरा इसने, तो स्थान घेरा तो इसका मतलब वो इसमें आयतन हुआ, तो ये आयतन भी घेरती है और आयतन के साथ साथ इसमें द्रव्यमान होता है। यानी देखो इसमें वजन है कुछ ना कुछ, तो ये क्या हुआ, इसमें द्रव्यमान हुआ, तो इसे कहते हैं द्रव्यमान। यानी द्रव्य वह वस्तु या पदार्थ होता है जो आयतन घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। अब बच्चों आता है इसका प्रकार, द्रव्य के प्रकार। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। द्रव्य वैसे तो नॉर्मल तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस। ठोस वस्तुएं क्या होती है बच्चों? ठोस द्रव्य किसे कहते हैं? यानी द्रव्य के अंतर्गत जो ठोस वस्तु है उनकी पहचान कैसे करेंगे, क्या परिभाषा है? तो जितने भी ठोस वस्तुएं हैं प्रकृति में, ये क्या करती हैं, इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यानी कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा होता है द्रव। बच्चों द्रव्य और द्रव में काफी अंतर है। ये द्रव्य जो है इसका प्रकार है द्रव्य का द्रव प्रकार है, यानी कि द्रव्य कोई वस्तु है और द्रव इसकी कंडीशन है। यानी कि जैसे द्रव्य 3 प्रकार के बताए, तो ठोस हुई, दूसरी द्रव हुई। द्रव इसकी कंडीशन है एक तरीके से। द्रव किसे कहते हैं? द्रवों का जो है बच्चों, इनका आयतन तो निश्चित होता है, तथा आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित से मतलब है बच्चों, आकार अनिश्चित से मतलब है कि अगर हम द्रव किसी भी बर्तन में रखें, किसी भी आकार के बर्तन में रखें, तो ये उसी का आकार ग्रहण कर लेती हैं। जैसे मान लो कोई डब्बा है, गिलास है, तो गिलास में अगर पानी भरें या दूध भरें तो ये उसी का आकार, यानी गिलास का रूप लेते हैं। जिस तरीके का गिलास है उसी तरीके का ये बन जाता है दूध।
यानी कि उसका आकार, इसका आयतन इसलिए निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का आकार ये ग्रहण कर लेती है। नंबर 3 होता है गैस। गैस क्या होती है बच्चों? इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो गैस का जो है बच्चों आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं, यानी कि दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये भी द्रव के समान ही थोड़ा बहुत गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर गैस को किसी बर्तन में रखें तो ये भी उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो बच्चों आज हमने आपको बताया द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त बच्चों द्रव्य की और भी अवस्थाएं होती हैं। वो क्या हैं? इसे नंबर 4 में लिख सकते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था क्या है? ये कम ताप पर होती है बच्चों, ये कम ताप पर बनाई जाती है, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें ताप कम रखना होगा। और इसकी खोज किसने की थी बच्चों? इसकी खोज की थी आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। वैसे तो बच्चों द्रव्य की महत्वपूर्ण 3 ही अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन फिर भी कभी कभी टीजीटी एग्जाम में पूछ लेता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था कितने ताप पर होती है, यानी कि इसका ताप क्या होता है? कम ताप पर, अधिक ताप पर, इनमें से कोई नहीं, या दोनों ताप पर। तो आपको आंसर लिखना है कम ताप पर। कभी कभी इसकी ये भी आ जाती है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था जो है इसकी खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। बच्चों इसमें अंतराणुक बल भी पाया जाता है तीनों अवस्थाओं में अंतराणुक बल भी पाया जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि जो इनमें बल कार्य करता है तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस, इसमें बल किस प्रकार कार्य करता है? यानी कि इसमें ज़्यादा होता है ठोस में, या द्रव में ज़्यादा, या गैस में ज़्यादा होता है। तो आइए समझते हैं। तो ये पहली अवस्था थी बच्चों हमारी ठोस। देखो ठोस है कोई भी चीज़, ठोस जब हमारी ठोस अवस्था है तो यानी कि ठोस अवस्था हुई। तो जब वो ठोस है यानी कि भारी सी दिख रही थी, घनत्व ज़्यादा हुआ ना उसका। जब घनत्व ज़्यादा होता है यानी कि कहीं ना कहीं इसमें बल ज़्यादा काम कर रहा है। एक दूसरे जो उसके अंदर अणु है ना, अणु एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे, किस बल द्वारा? अंतराणु बल द्वारा। तो जब इसमें अंतराणु बल लगे तो इससे पता चलता है कि जब ये ठोस है, मजबूत है, घनत्व ज़्यादा है, तो इसमें बल भी ज़्यादा होगा। तो इससे पता चला हमारा कि ठोसों में अंतराणुक बल सर्वाधिक होता है। अंतराणुक बल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठोसों में अंतराणुक बल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द्रवों में ठोसों से कम तथा गैसों में सबसे कम पाया जाता है। सबसे कम पाया जाता है। अंतराणु बल ठोसों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है, सबसे मजबूत होता है ठोसों में। द्रवों में ठोसों से कम पाया जाता है और गैसों में सबसे ही कम पाया जाता है। तो इनका क्रम, अगर इन्हें हम क्रम से लिखें, आपके एग्जाम में यदि क्रम आता है कि अंतराणु बल ठोसों, द्रवों, गैसों में पाए जाने का क्रम लिखिए, कौन सा क्रम सही है? तो इसका क्रम इस तरीके से हो सकता है, ठोस में ज़्यादा, फिर द्रव और सबसे कम गैस। यानी कि इस तरीके से इसका क्रम लिख सकते हैं अंतराणु बल का। ठोस में ज़्यादा, द्रव में कम और गैस में सबसे कम पाया जाता है। कौन? अंतराणु बल।
हम बात करते हैं बच्चों, देखो एक हमने दी थी नंबर 4 बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ये कम ताप पर पाई जाती है, यानी कि कम ताप पर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। एक और होती है, एक अवस्था हो रहा है बच्चों इसकी, फॉर्मियोलिक, फार्मियोलिक या ओलिक, फार्मियोलिक कंडेंसेट अवस्था। एक अवस्था हो रही है बच्चों फार्मियोलिक कंडेंसेट अवस्था। ये अवस्था बच्चों संलयन प्रक्रिया होती है ना, जो नाभिक की संलयन प्रक्रिया, उसके द्वारा प्राप्त की जाती है। यह अवस्था नाभिकीय संलयन द्वारा या अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये आगे अगर आपके एग्जाम में कि कौन सी अवस्था है जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है, तो आपको आंसर लिख देना फार्मियोलिक कंडेंसेंट अवस्था। अब बच्चों ये जो है हमारे ठोस द्रव गैस, इनमें देखते हैं घनत्व किसका ज़्यादा होता है। घनत्व तो बच्चों ठोसों में सबसे ज़्यादा, ठोसों का सबसे ज़्यादा और द्रव्यों का ठोसों से कम व गैसों का सबसे ज़्यादा। घनत्व ठोसों का सबसे ज़्यादा होता है, जो द्रव्यों का ठोसों से कम होता है और गैसों का सबसे ज़्यादा होता है। अगर इसका क्रम आ जाए लिखने को कि क्रम से लिखिए, घनत्व के क्रम से ठोस द्रव गैस में, तो इस प्रकार हो जाएगा क्रम। ठोसों में ज़्यादा, द्रव और गैसों में सबसे कम, यानी कि जो क्रम हमारा अंतराणु बल का है वही क्रम लगभग यही है घनत्व का। इसके बाद बच्चों एक होता है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार भी कई बार आया है, इसका 2005 में आया था ऊष्मीय प्रसार। तो ठोसों को गर्म करें, अगर हम ऊष्मा दें ठोसों को, धीरे धीरे गर्म करें, तो ये ऊष्मा पाकर, ठोस ऊष्मा पाकर फैलने लगते हैं। याद रखना बच्चों, ऊष्मा पाकर फैलने लगते हैं कौन? ठोस। और द्रव ऊष्मा पाकर, अगर इन्हें अधिक ताप पर गर्म करें, तो ये उबलने लगते हैं। ये उबलने लगते हैं कौन? द्रव। तो ठोस ऊष्मा पाकर फैलने लगते हैं और द्रव जो ऊष्मा पाकर इनके अधिक ताप पर जैसे जैसे गर्म करें, अधिक ताप हो जाएगा, तो ये जो है उबलने लगते हैं। गैस, थर्ड नंबर गैस ऊष्मा पाकर, ये भी बच्चों फैलने लगते हैं, लेकिन ये जल्दी से फैलने लगते हैं, बहुत जल्दी फैलते हैं। अर्थात कम ताप पर भी फैल सकते हैं। तो याद रखना बच्चों, अगर इन्हें ऊष्मा दी जाए तो ठोस ऊष्मा पाकर फैलने लगते हैं, जबकि द्रव अधिक ताप पर गर्म करें तो ये उबलने लगते हैं, जबकि गैस ऊष्मा पाकर बहुत जल्दी फैल जाते हैं। एक इसमें होता है बच्चों दाबीय प्रसार या दाब का प्रभाव। इसे संपीड्यता भी कहते हैं बच्चों, संपीड्यता। अगर ये आया संपीड्यता तो समझ लेना इसमें दाब का प्रभाव कह रहा है,
बच्चों दाब का प्रभाव कह रहा है, संपीड़िता, दाब का प्रभाव किया। देखो ठोस है, जब ठोस है कोई चीज़ मजबूत होगी, घनत्व ज़्यादा है, तो उसे ज़्यादा प्रेशर करेंगे ना हम, ये प्रेशर ज़्यादा करेंगे, दबाना ज़्यादा होगा, यानी कि दाब का प्रभाव दाब ज़्यादा लगाना होगा। इसका मतलब है कि ठोसों को जो है अधिक दाब से दबाया जाता है, यानी कि इन्हें अगर हम दबाएं या इन्हें फैलना चाहें बिना दाब के द्वारा, तो इनमें दाब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इनमें क्या है, ठोस में दाब अधिक लगता है, ठोसों में दाब अधिक लगता है, अर्थात अधिक दाब की ज़रूरत होती है इन्हें दबाने के लिए। जबकि गैसों में गैस से पहले बच्चों द्रव में कम दाब की आवश्यकता होती है, कम दाब की आवश्यकता होती है, और गैसों में सबसे कम दाब की आवश्यकता होती है, तो ये पता चला बच्चों हमें, अगर घन द्रव्य से ये पता चला बच्चों हमें कि ठोस, द्रव, गैस, अगर हमें इनकी अवस्था परिवर्तन करना है, अगर हमें इन तीनों की अवस्था परिवर्तन करना है, वैसे तो बोस आइंस्टीन की भी कर सकते हैं, फार्मियोली कंडेंसेंट की भी कर सकते हैं, लेकिन मेन हमारी तीन है, ठोस, द्रव, गैस। अगर हम इनकी अवस्था परिवर्तन करना चाहें, अवस्था परिवर्तन करने से मतलब है बच्चों, अगर हम ठोस से द्रव बनाएं या द्रव से गैस बनाएं या ठोस से डायरेक्ट गैस भी बना सकते हैं और गैस से ठोस भी बना सकते हैं, तो अगर हम इनकी अवस्था परिवर्तन करना चाहें तो क्या करें, क्या कंडीशन है अवस्था परिवर्तन के लिए? अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, आवश्यक कंडीशन या परिस्थितियाँ। कंडीशन, नंबर 1 ताप, नंबर 2 दाब। यानी बच्चों अगर हमें इनकी अवस्था परिवर्तन करनी है तो ताप या दाब में परिवर्तन करके, ताप व दाब में परिवर्तन करके हम इनकी, अर्थात द्रव्यों की परिवर्तन करने की अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि ठोस से द्रव या द्रव से गैस या गैस से ठोस। तो बच्चों आज हमने पढ़ाया द्रव्य। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना न भूलें।